सो गुड इवनिंग टू ऑल। कैसे हैं आप सभी मेरे प्यारे दोस्तों? आप सभी अच्छे होंगे। और आज हम इस सीरीज में जो पढ़ने जा रहे हैं वो विषय है पॉलिटी। जितनी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होती है, भले ही वो आपकी एसएससी लेवल की हो, भले ही वो किसी स्टेट लेवल की जैसे कि व्यापम वगैरह के एग्जाम्स हो, है ना, या फिर इसके अलावा आपकी यूपीएससी या स्टेट पीएससी, सभी के लिए आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है। सभी में आर्टिकल पूछे जाते हैं। इस सीरीज के अंदर पॉलिटी सब्जेक्ट के जो महत्वपूर्ण आर्टिकल्स हैं, महत्वपूर्ण अनुच्छेद है, वो सारे एक ही वीडियो में कवर करेंगे। इसके पहले मैंने आप एक और वीडियो बनाया था अनुच्छेद के रिगार्डिंग ही, है ना, आर्टिकल के रिगार्डिंग। तो उसमें आधे ही आर्टिकल हो पाए थे, लेकिन आज हम जितने भी महत्वपूर्ण आर्टिकल है वो इस सीरीज के अंतर्गत पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, आर्टिकल जो है वो 395 है, लेकिन अमेंडमेंट के द्वारा, संशोधन के द्वारा इनकी संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। लेकिन परिवर्तन मूल आर्टिकल में ही हो रहा है। इसलिए हम यही कहेंगे कि आर्टिकल कितने हैं? 395, 395 आर्टिकल हमारी पॉलिटी में है। ठीक है, चलिए तो हम स्टार्ट करते हैं बिना समय को वेस्ट किए। ठीक, जितने भी आर्टिकल इंपॉर्टेंट है वो आज हम पढ़ लेंगे। वीडियो स्किप ना कीजिएगा। अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलिए, अनुच्छेद 14, सबसे पहला आर्टिकल मैं आर्टिकल पढ़ा रही हूँ। इसके पहले मैं आपको अनुसूचियां पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आर्टिकल पढ़ा रही हूँ। नेक्स्ट वीडियो भाग का आएगा, नेक्स्ट वीडियो भाग का आएगा, जितने पार्ट्स है ना उनका आएगा, 22 पार्ट्स का। ठीक है। अनुच्छेद 14, अनुच्छेद 14 क्या कहता है? विधि का शासन। कि पूरे भारत में क्या होगा? विधि का एक समान शासन होगा। कोई राजा है, कोई रंग है, सभी के लिए एक तो इसमें अगर हम विवाद छोड़ दें तो सभी के लिए क्या है? विधि का शासन समान है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 14 भारत के क्षेत्र के भीतर सभी व्यक्तियों को क्या करता है? कानून के समक्ष समानता और कानून की समान सुरक्षा की गारंटी देता है। ऐसा नहीं है कि कोई मालिक है या कोई नौकर है या कोई राजा है, कोई रंग है, सभी के लिए कानून की दृष्टि में भारत का नागरिक इक्वल होगा। वो समान सुरक्षा की क्या देता है? गारंटी देता है। राज्य किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता या भारत के क्षेत्र के भीतर कानूनों के समान संरक्षण से इनकार नहीं करेगा। ये किसमें लिखा है? ये आर्टिकल 14 में लिखा हुआ है। तो आर्टिकल 14 क्या हुआ? आर्टिकल 14 हुआ विधि का शासन। क्या है इसका मतलब? मैंने आपको समझा दिया है। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं। अनुच्छेद 17 बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार स्टेट पीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार पूछता है कि अनुच्छेद 17 में क्या है, तो इसमें अनटचबिलिटी है। अनटचबिलिटी मतलब अस्पृश्यता की प्रथा को समाप्त करने का प्रावधान है। अस्पृश्यता, जैसे हम बोलते हैं ना, छूत अछूत की जो बीमारी है उसको खत्म करने की इसमें बात कही गई है। इसे हम अस्पृश्यता को रोकने के लिए हम इसके साथ अनुच्छेद 15(2) को भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि 15(2) में भी वही बातें हैं। वही बातें से मतलब वो बातें हैं जो इसके ऊपर क्या होती है, इसके ऊपर धारित होती है। ठीक है, तो हम देख लेते हैं 15(2) में क्या है। 15(2) में जो है, हम किसी भी व्यक्ति के साथ धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग भेद, जन्म स्थान के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति के साथ क्या नहीं कर सकते? भेदभाव नहीं कर सकते। किसी भी नागरिकों को इस आधार पर, किन आधार पर? धर्म के आधार पर, मूल वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर और जन्म स्थान के आधार पर हम किसी भी व्यक्ति को ऐसा नहीं कह सकते कि भैया तू इस धर्म का है तो तू इस दुकान में मत आ या सार्वजनिक रेस्टोरेंट में मत जा। ये हम मूल वंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान और धर्म के आधार पर हम इन जगहों पर जाने के लिए किसी को भी मना नहीं कर सकते। अगर ऐसा करेंगे तो ये उल्लंघन होगा हमारे संविधान का। ठीक है,
ये 15(2) में लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है कि किसी भी व्यक्ति को धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर हम सार्वजनिक स्थान, होटल, इवन स्कूल भी हम ये नहीं कर सकते कि भैया तू इस धर्म का है या इस जाति का है, इस कारण हम आपको एडमिशन नहीं देंगे। ये सरासर क्या है, असंवैधानिक है। ठीक है, ये 15(2) में लिखा है, याद रखिएगा। आर्टिकल 17 अस्पष्टता को अंत करता है, अस्पष्टता का उन्मूलन है। आर्टिकल 18 अनुच्छेद 18। अब अनुच्छेद 18 क्या है? अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। उपाधि उपाधियों का, अच्छा, इसका अंत करने की क्या आवश्यकता पड़ी होगी? इसका अंत करने की आवश्यकता इसलिए पड़ी कि कोई व्यक्ति एक उपाधि को धारण करके एक उपाधि धारण हो जाए कि भैया मेरे को तो ऐसी उपाधि मिली है। बहुत सारी उपाधियां थी अननेसेसरी, जो समाज में क्या कर रही थी, ऊंच नीच को व्याप्त कर रही थी कि भैया हाँ इसके पास ये उपाधि है तो इसका क्या होगा, एक अलग ओहदा होगा। इसको खत्म करने के लिए उपाधियों का अपहरण हुआ। लेकिन कुछ उपाधियां हैं जो अच्छे कार्य में, मतलब ये समझिए आप, मोटिवेशन के तौर पे दी जाती है ना। जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में काम करेंगे, जैसे ये लिखा हुआ है अनुच्छेद 18 के प्रावधान। इसमें क्या है, कोई राज्य सेन या शैक्षणिक सम्मान के अलावा कोई भी उपाधि नहीं दे सकता। मतलब ये उपाधि आप ले सकते हैं, इसको लेने के लिए कोई बाध्यकारी कंडीशन नहीं है। राज्य, सैन्य या शैक्षणिक सम्मान, इसके लिए दे, जैसे कि आपको परमवीर चक्र जो है पुरस्कार दिया जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में अगर आप अच्छा कार्य कर रहे हैं तो आपको उपाधि दी जा सकती है। इस मतलब इसको आप दे रहे हैं किस किस को, इस क्षेत्र में, तो इसका उल्लंघन नहीं होता है। अगर आप इस क्षेत्र में उपाधियां दे रहे हैं तो भारत के नागरिकों को उनके अभिनव काम के लिए दिए जाने वाले पुरस्कारों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता। मतलब ये उपाधि भी आप इस फील्ड में भी उपाधि दे सकते हैं। इसके अलावा आप कोई उपाधि देते हैं तो वो आपका आर्टिकल 18 का क्या माना जाएगा, उल्लंघन माना जाएगा। चलिए, थोड़ी सी गले में प्रॉब्लम हो रही है। चलिए, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 19 आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? आर्टिकल 19 कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, अन्य संबंधित अधिकारों की रक्षा करता है, जिसमें भाषण, प्रेस, शांतिपूर्वक सम्मेलन, संघ बनाने, आवागमन और निवास की स्वतंत्रता है। मतलब ये स्वतंत्रता दे रहा है किस तरह की, कि आप भाषण दे सकते हैं जैसा आपको उचित लगे, है ना, आप भाषण दे सकते हैं। आप प्रेस या शांतिपूर्वक क्या कर सकते हैं, सम्मेलन, मीटिंग कर सकते हैं, संघ बना सकते हैं, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, और भारत के किसी भी क्षेत्र में आप क्या कर सकते हैं, निवास कर सकते हैं। इसमें देखो, ये जो 19 नंबर का आर्टिकल है, ये 19(1)(a) से लगाकर 19(1)(g) तक है। मतलब इतने भाग है इसमें, ABCDEFG तक। ठीक है, इसमें जो ए नंबर का है ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैंने इसे लिख लिया कि भाषण, अभिव्यक्ति, प्रेस, विचारों और सूचनाओं के आदान प्रदान की स्वतंत्रता की गारंटी देता है। कौन सा आर्टिकल? 19(a). क्वेश्चन डायरेक्ट आता है एग्जाम में कि 19(1)(a) में क्या है, तो आपको पता होना चाहिए। उसमें भाषण, प्रेस की स्वतंत्रता का उल्लेख है, किसके अंदर? 19(1)(a) के अंदर या 19(1)(a) के अंदर। पढ़ते चलिए, बहुत अच्छे आर्टिकल है, यहीं से आर्टिकल आएंगे। चलिए, अनुच्छेद 21 प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसमें है? आर्टिकल 21 में है। आर्टिकल 21 में एक अमेंडमेंट हुआ था जिसे हम कहते हैं 21(a). इसी में जोड़ा गया है 21(a), जिसके अंदर शिक्षा का अधिकार है। और ये अमेंडमेंट जो हुआ है 86वें 86 नंबर का है ना, 86 नंबर का अमेंडमेंट है 21(a). अनुच्छेद 23 भारतीय संविधान के अनुच्छेद 23 में मानव तस्करी, बेगार और इस पर तरह से, मतलब किसी से आप बलपूर्वक कार्य करवा रहे हैं, बेगार करवा रहे हैं
ये सब किसमें है? अनुच्छेद 23 में है। चलिए, अनुच्छेद 24 भी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये बाल श्रम पर क्या करता है? प्रतिबंध लगाता है ना? 0 से 14 वर्ष तक के जो बच्चे हैं, 14 साल से कम उम्र के बच्चों को कारखानों, खदानों या किसी खतरनाक व्यवसाय में काम करने की अनुमति नहीं है। और यह अनुमति किस आर्टिकल के तहत नहीं है? तो आर्टिकल 24 है। ठीक है, यह प्रावधान शोषण को रोकने, बच्चों के स्वस्थ विकास को सुनिश्चित करने और उन्हें शिक्षा तक पहुंच मुहैया कराने के लिए है ना? आर्टिकल इसलिए है कि 14 साल के बच्चे अगर काम कर रहे हैं तो शिक्षा कब ग्रहण करेंगे? तो ऑब्वियसली जब फ्री रहेंगे तो शिक्षा ग्रहण करने जाएंगे। तो ये अनुच्छेद 24 हमारा कहता है। अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 25 के अंतर्गत सभी लोगों को अंतःकरण की आजादी और धर्म को मानने, आचरण करने, उसका प्रचार प्रसार करने की स्वतंत्रता है। ये आर्टिकल 25 कहता है। क्या कहता है? कि सभी लोगों को अंतःकरण की आजादी और धर्म को मानने, उसका आचार प्रसार करने की पूरी क्या है? स्वतंत्रता है। यह अधिकार नागरिक और गैर नागरिक दोनों के लिए होते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 27 क्या कहता है? कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 27 के तहत किसी भी व्यक्ति को किसी खास धर्म, ध्यान दीजिएगा, किसी खास धर्म या धार्मिक संप्रदाय के प्रचार प्रसार के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये आपके पास कोई चंदा मांगने आया, तो ये आपका राइट है, आप चाहे तो चंदा दें, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। या हमें क्या है? पावर मिली है किसके तहत? आर्टिकल 27 के तहत। देखो, हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आपके घर में अगर आपके छोटे भाई बहन हो या बहुत सारे मैरिड लोग भी हैं, तो उनके घर में कोई नई जनरेशन आ रही हो, आप उन्हें ये जरूर बताइएगा कि वो पॉलिटी एक बार जरूर पढ़े, भले ही वो तैयारी कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। इससे क्या होगा? इससे उन्हें पता चलेगा कि हमारे पास कौन कौन से राइट्स हैं। ठीक है, तो पॉलिटी बहुत अच्छा सब्जेक्ट है। चलिए, अनुच्छेद 32, 32 को भारतीय संविधान की क्या कहा जाता है? आत्मा कहा जाता है। और ये किन्होंने कहा? ये हमारे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा है। तो क्वेश्चन डायरेक्टली आता है कि ऐसा कौन सा आर्टिकल है जिसे संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आर्टिकल 32 है। अगर पूछे किसने कहा, तो वो डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर ने कहा है। तो कहा है, मान लीजिए यदि किसी व्यक्ति के मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा है, ठीक है, मौलिक अधिकार क्या हो रहे हैं? हनन हो रहा है, तो वो सीधे सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। सर्वोच्च न्यायालय जो होता है 5 तरह की रीट जारी करता है: बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेक्षण और अधिकार रक्षा। ठीक है, ये 5 तरह की रीट है जो सुप्रीम कोर्ट क्या करता है आर्टिकल 32 के तहत। ध्यान रखेगा, भी हम हाई कोर्ट भी पढ़ेंगे आगे चल के। सुप्रीम कोर्ट आर्टिकल 32 के तहत क्या करता है? जारी करता है। चलिए, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, ध्यान में रखिएगा। आर्टिकल 37, आर्टिकल जो 37 है ये डीपीएसपी है, नीति निर्देशक तत्व है। जब हम पॉलिटी पढ़ेंगे तब उसमें इसे भी पढ़ा जाएगा, लेकिन अभी आप ये समझ लीजिए कि जो भारत के संविधान में अनुच्छेद 37 है, ये राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में बताया गया है। ये किस लिए बनाए गए नीति निर्देशक? इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि क्या हो, सिद्धांत देश के शासन में मौलिक है। इन सिद्धांतों को लागू करना राज्य का कर्तव्य है। ये संविधान के भाग 4 में है। इन सिद्धांतों का मकसद लोगों के लिए सामाजिक, आर्थिक न्याय सुनिश्चित करना और एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। ये सिद्धांत मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय में लागू नहीं होते हैं। अगर देखो, अगर मौलिक अधिकार मतलब हुआ इस लाइन का कि मौलिक अधिकारों की तरह न्यायालय में लागू नहीं होते, इसका ये मतलब है कि जिस तरह मौलिक अधिकार का हनन होता है तो हम कहाँ जा सकते हैं? कोर्ट जा सकते हैं। लेकिन
इसके समय डीपीएसपी जो है, इसके लिए हम कोर्ट का दरवाजा खटखटा नहीं सकते हैं। ठीक है, ये परिवर्तनकारी नहीं है। इन सिद्धांतों का इस्तेमाल राज्य मिशनरी कामकाज में किया जाता है। इन सिद्धांतों को सामाजिक और व्यवहारिक स्वतंत्रता के रूप में देखा जा सकता है। ठीक है, ये सब इतना काम का नहीं है। प्री के अगर अगर स्टेट पीएससी आप दे रहे हैं या ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आंसर है, तो ये इतना काम का नहीं है, लेकिन हाँ, ये आ सकता है। और एक ये सुप्रीम कोर्ट या कोर्ट में क्या लागू नहीं होते, ये 2 पॉइंट काम के हैं इसमें। चलिए, ये इंपॉर्टेंट है। 39 है, 39A, निशुल्क कानूनी सहायता का प्रावधान है। जो लोग समाज से वंचित है, गरीब है, अब उनके पास 2 वक्त का ढंग से खाना खाने को नहीं है, तो अगर कुछ समस्या में वो फंस जाते हैं, तो वकील कहाँ से करेंगे? तो राज्य कहता है, क्या कहता है 39A के तहत कि आपको क्या देना है? निशुल्क और कानूनी सहायता आपको प्रदान करनी है। यह अनुच्छेद समाज के गरीबों और कमजोर वर्गों को कानूनी सहायता देता है। यह अनुच्छेद सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। आर्टिकल 40 में ग्राम पंचायतों का क्या है? गठन है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 44 मोस्ट इंपोर्टेंट समान नागरिक संहिता है। ठीक है, आर्टिकल 44 में जो है समान नागरिक संहिता, एक समान, अभी कौन से राज्य में है? एक समान, सभी की एक जैसी नागरिक संहिता होना, ये अभी गोवा में है। ठीक है, ये किस लिए है? इसका मकसद क्या है? कमजोर समूह के खिलाफ भेदभाव को रोका जाए, अलग अलग सांस्कृतिक परंपराओं के बीच सामंजस्य स्थापित किया जाए। अनुच्छेद 47 पोषण स्तर और जीवन स्तर को क्या करने के लिए? ऊंचा उठाने तथा लोक स्वास्थ्य में सुधार को अपने प्राथमिक कर्तव्यों में मानने का निर्देश देता है। मतलब कि 47 किससे संबंधित है? पोषण स्तर को ऊंचा उठाने के लिए। ठीक है, अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करता है, ताकि न्यायपालिका और कार्यपालिका एक दूसरे पे बाध्य कर ना हो और अपना अपना वर्क ठीक से कर सके, अच्छे से संचालित कर सके। तो ये आर्टिकल 50 है, जिसमें न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग करने का प्रावधान है। राज्य को न्यायिक स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए सार्वजनिक सेवाओं में न्यायपालिका और कार्यपालिका का अलगाव सुनिश्चित करता है। संघीय कानून बनाकर इस उद्देश्य को हासिल किया जा सकता है। चलिए आगे चलते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। पढ़े तो आपकी इच्छा, नहीं पढ़े तो आपकी इच्छा, सिलेक्शन आपको लेना है, मुझे नहीं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दे। चलिए, आर्टिकल 51, आर्टिकल 51 क्या कहता है? आर्टिकल 51 कहता है अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा को क्या करना? बढ़ावा देने का प्रावधान। आर्टिकल 51A, देखो, आर्टिकल 51A क्या है? ये मूल संविधान में नहीं था। इसको जो जोड़ा गया है, ये 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया है। और इसमें मौलिक कर्तव्य है, मौलिक अधिकार अलग है, मौलिक कर्तव्य अलग है। वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या, फंडामेंटल ड्यूटीज की संख्या कितनी है? 11 है। बात ध्यान से समझना, जो मौलिक कर्तव्य है ये मूल संविधान में नहीं थे। इन्हें जोड़ा गया 42वें संविधान संशोधन 1976 में। जब इन्हें जोड़ा गया तब ये कितने थे? 10 थे। लेकिन वर्तमान में कितने? 11 है टोटल। मतलब 11वें नंबर का जुड़ा। तो 11वें नंबर का कब जुड़ा? 11वें नंबर का जब जो जुड़ा वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के तहत जोड़ा गया। इस प्रकार वर्तमान में मौलिक कर्तव्य की जो संख्या हो गई वो हो गई 11। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, और ये जो मौलिक कर्तव्य जोड़े गए किस समिति की अनुशंसा पे जोड़े गए? तो ये सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर जोड़े गए। तो 51A ध्यान रखिएगा, मौलिक कर्तव्य से संबंधित है। बहुत बार क्वेश्चन भ्रमित करने के लिए आता है।
कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी थी? 9, 10, 11 या एक भी नहीं? तो बच्चे अभी भी 10 लगाते हैं, तो ये ध्यान देने योग्य बात है, क्योंकि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कुछ भी नहीं थी, जोड़े ही बाद में गए हैं इन्हें। चलिए 52, 52, 53। ठीक है। अब जो 61 तक है, ये भारत के राष्ट्रपति तक है। अनुच्छेद 52 क्या कहता है? भारत का एक राष्ट्रपति होगा। 53 कहता है कि जो संघ की कार्यपालिका की शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित होगी। 54 कहता है कि राष्ट्रपति का चुनाव संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाएगा। अनुच्छेद 55 कहता है राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया अनुच्छेद 55 में दी हुई है। देखो इसमें से 52 इम्पोर्टेंट है, 53 भी इम्पोर्टेंट है। चलिए 56 कहता है राष्ट्रपति के कार्यकाल, है ना, राष्ट्रपति का कार्यकाल बताता है। अनुच्छेद 57 राष्ट्रपति के पद पर दोबारा चुनाव होने के लिए योग्यता, दोबारा भी क्या होता है, राष्ट्रपति बन सकता है। ठीक है। अनुच्छेद 58 राष्ट्रपति के पद के लिए योग्यताएं हैं। अनुच्छेद 59 राष्ट्रपति के पद के लिए शर्तें। 60वां इम्पोर्टेंट, 61वां भी महा इम्पोर्टेंट। 60 नंबर का जो आर्टिकल है वो राष्ट्रपति द्वारा ली जाने वाली शपथ उसके बारे में बताता है। और 61 जिसके द्वारा हम राष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकते हैं, मतलब महाभियोग चलाने की प्रक्रिया का वर्णन करता है। आर्टिकल 61 एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। चलिए आगे चलते हैं। आर्टिकल 72, आर्टिकल 72, आर्टिकल 72 क्या कहता है? आर्टिकल 72 जो राष्ट्रपति की क्षमादान की शक्तियां हैं वो आर्टिकल 72 में है। आर्टिकल 61, आर्टिकल 60, आर्टिकल 61 और आर्टिकल 72 ये बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कहीं ना कहीं आप देख लीजिए, पेपर उठा के देख लीजिए, बिल्कुल पूछता है इसके बारे में। तो राष्ट्रपति को क्या क्या दंड जो मिला है उस पर छूट देने की शक्तियां हैं। एक क्षमा क्षमा कर सकते हैं किसी भी तरह की वो सजा को। उसके बाद दंड में छूट है, जैसे बहुत सारे हैं जिससे राष्ट्रपति का पद शक्तिशाली बनता है। देखो इस तरह की जो क्षमा पावर है और जो दंड में छूट का मतलब कठोर कारावास को सरल में चेंज करना, ये हमारे राज्यपाल महोदय भी कर सकते हैं। लेकिन जो सिर्फ राष्ट्रपति कर सकते हैं वो क्या है? एक तो मृत्युदंड में पूर्णतः वो क्या कर सकते हैं, सजा को माफ कर सकते हैं। और कोर्ट मार्शल द्वारा जो सजा दी गई है उसमें क्या कर सकते हैं, निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति जी को है। यहाँ पर राष्ट्रपति का पद राज्यपाल से ज्यादा मजबूत हो जाता है। 76 बहुत इंपॉर्टेंट, भारत के महान्यायवादी एजी से संबंधित है, जो भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार होता है और इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा ही की जाती है। आर्टिकल 79 संसद का गठन, सरला याद रखें आप। 79 80 में राज्यसभा और 81 में लोकसभा। सॉरी फॉर डिस्टर्ब यू। 79 में क्या है, संसद, 80 में राज्यसभा, 81 में लोकसभा, सरला, है ना। संसद, राज्यसभा और लोकसभा। 79 में संसद के बारे में विवरण है और बताया गया है संसद राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। 80 में राज्यसभा के बारे में जानकारी दी गई है। 81 में लोकसभा के गठन का प्रावधान है। आ जाइए आप अनुच्छेद 108, इट्स आल्सो इम्पोर्टेंट, यह भी इम्पोर्टेंट है। संसद की संयुक्त बैठक बुलाने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है ना। संयुक्त बैठक मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों की सभा जब ज्वाइंट तरीके से बुलाई जाती है तो उसे संसद की संयुक्त बैठक कहा जाता है। इस प्रावधान के तहत लोकसभा से पारित किसी सामान्य, ध्यान दीजिएगा, किसी सामान्य विधेयक को
राज्यसभा की मंजूरी न मिलने की स्थिति में संयुक्त बैठक द्वारा बुलाया जाता है ना। मान लो किसी सामान्य विधेयक को लेकर दोनों सदनों में वाद विवाद चल रहा हो, या ऐसी कोई समस्या जिसका निराकरण नहीं हो रहा है, तब राष्ट्रपति के आह्वान पर राष्ट्रपति बुलवाते हैं इनको, संयुक्त बैठक को, और इसकी अध्यक्षता करता है, ध्यान रखना, इसकी अध्यक्षता लोकसभा का स्पीकर करता है। अब एक बात और ध्यान रखने योग्य है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, बहुत बार एग्जाम में पूछता है कि धन विधेयक और सही जो संविधान संशोधन है, क्या इस पर भी संयुक्त बैठक बुलवाई जा सकती है? बिल्कुल नहीं, इस पर कभी भी संयुक्त बैठक नहीं बुलाई जाती है। इस मामलों में लोकसभा का पलड़ा भारी होता है। राष्ट्रपति द्वारा संसद की संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। इसकी अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष, या उसकी अनुपस्थिति में लोकसभा के उपाध्यक्ष, या वो भी अनुपस्थित है तो फिर कौन करेंगे? राज्यसभा के उपाध्यक्ष द्वारा की जाती है। ध्यान रखने योग्य बातें। चलिए, ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने आपको बताई, और ये वाली इसमें गलती होती ही होती है कि संयुक्त बैठक कौन से विधेयक के लिए बुलाई जाती है, कौन से विधेयक के लिए नहीं बुलाई जाती है, कौन इसे आहूत करता है, कौन इसकी अध्यक्षता करता है, इतना पता आपको होना चाहिए। चलिए, आर्टिकल 109 धन विधेयक से जुड़ी विशेष प्रक्रिया का प्रावधान है। आर्टिकल 109 में धन विधेयक को लोकसभा पारित करती है, उसके बाद इसे राज्यसभा की सिफारिश के लिए भेजा जाता है। राज्यसभा विधेयक को 14 दिनों के अंदर अपनी सिफारिशों के साथ लोकसभा को क्या करती है? वापस करती है। पहले लोकसभा में पारित हुआ, अब कहाँ गया? राज्यसभा में। 14 दिन का समय है। 14 दिन में क्या करे कि राज्यसभा अपनी सिफारिशों के साथ इसे रिटर्न पहुंचाएगी, कहाँ? लोकसभा में। ठीक है, लोकसभा। अब क्या होगा? लोकसभा इनकी सिफारिश को या तो पास कर सकती है या फेल कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। अगर लोकसभा राज्यसभा की सिफारिश को स्वीकार करती है तो धन विधेयक क्या होता है? दोनों सदनों द्वारा पारित मान लिया जाता है। और अगर लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को अस्वीकार नहीं करती तो भी पारित माना जाएगा, करे तो भी, नहीं करे तो भी। ठीक है, धन विधेयक उसी रूप में दोनों सदनों द्वारा पारित माना जाता है जिस रूप में लोकसभा ने पारित किया है। मतलब कि धन विधेयक का सारा खेल किस पर डिपेंड करता है? लोकसभा पर। चलिए, अनुच्छेद 110। अच्छा, एक चीज और, बजट क्वेश्चन आता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में बजट का विवरण है? बजट का विवरण नहीं है। 112 में बजट को किस नाम से बताया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण। वार्षिक वित्तीय विवरण आर्टिकल 112 में क्या बताया गया है? वार्षिक वित्तीय विवरण, ना कि बजट। तो क्वेश्चन आता है कि बजट का संविधान में कौन से आर्टिकल में वर्णन है? तो लिखते हैं जैसे कि 110, 112, 111 या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर होगा उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि बजट नाम का विवरण ही नहीं है, वार्षिक वित्तीय विवरण के नाम से इसे बताया गया है। चलिए, अनुच्छेद 122, न्यायालयों द्वारा संसद की कार्रवाई की जांच ना करना। संसद में अगर किसी भी तरह की बहस होती है, वाद विवाद होता है, तो न्यायालयों द्वारा इसकी कोई भी कार्रवाई नहीं की जाएगी, ना ही जांच की जाएगी। ठीक है, अनुच्छेद 123 बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अनुच्छेद 123 अध्यादेश, राष्ट्रपति के अध्यादेश को जारी करने की जो शक्ति है, अध्यादेश जो जारी कर सकते हैं हमारे राष्ट्रपति महोदय, वो 123 के तहत कर सकते हैं। अध्यक्ष की वैधता इसकी प्रख्यापन लागू होने की तारीख से 6 सप्ताह और अधिकतम 6 महीने तक हो सकती है। इस तरह किसी अध्यादेश की जो अवधि है वो 6 महीने 6 सप्ताह तक हो सकती है। 124 भी इम्पोर्टेंट है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन, ये तो फैक्ट है। हाँ, 129 बहुत इम्पोर्टेंट, सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय होने का अधिकार देता है। तो इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, अगर
किसी फैसले को सुनाता है, तो उसको हम नेक्स्ट कोई केस है ना, उसके लिए उसके उस फैसले को एज ए अभिलेख, है ना, कि उसमें ऐसा ऐसा हुआ था तब सुप्रीम कोर्ट ने ये सुनाया था, तो हम इसे क्या मान सकते हैं, एक एविडेंस मान सकते हैं। आशा करती हूँ आपको समझ में आया होगा। सर्वोच्च न्यायालय को क्या है, अभिलेख न्यायालय होने की अधिकार है 129 के तहत। चलिए, आर्टिकल 143, 143 राष्ट्रपति को सलाह देना। राष्ट्रपति को कौन सलाह देगा, न्यायालय। राष्ट्रपति सार्वजनिक महत्व के मामलों में सर्वोच्च न्यायालय से क्या मांग सकता है, राय ले सकता है। 148 भी इंपॉर्टेंट। 148 में भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक CAG, भारत के एक नियंत्रक महालेखा परीक्षक होगा जिसको राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित क्या करेगा, नियुक्त करेगा। उस पद को केवल उसी रीति से हटाया जा सकता है जिस प्रकार उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 160, राष्ट्रपति किसी आकस्मिक स्थिति में राज्यपालों के कार्यों के लिए प्रावधान कर सकता है ना। मान लो किसी राज्य में राज्यपाल नहीं है किसी भी कारणवश, तो राष्ट्रपति क्या कर सकता है, राज्यपाल के कार्यों का निर्वहन कर सकता है। 169 विधान परिषद, 170 विधानसभा, 213 राज्यपाल के अध्यादेश जारी करने की शक्ति, 214 हाई कोर्ट की स्थापना, 226 देखो अब यहाँ क्या है, सुप्रीम कोर्ट की रीट हमने आर्टिकल 32 में पढ़ी थी और हाई कोर्ट की रीट किसमें, 226 में। 213, 213 सॉरी 231, दो या अधिक राज्यों के लिए एक सामान्य उच्च न्यायालय होना, दो या दो से अधिक राज्यों के लिए एक उच्च न्यायालय भी हो सकता है। 280 बहुत इंपॉर्टेंट, वित्त आयोग, 312 लोक सेवा आयोग, है ना। 280 क्या है हमारा, वित्त आयोग, और 312 लोक सेवा आयोग UPSC, ठीक। 324 चुनाव आयोग, ये सब इंपॉर्टेंट नीचे नीचे के जितने भी आ रहे हैं। 324 में क्या है, चुनाव आयोग। 330 में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लिए सीटों का आवंटन 330। 332 राज्य विधानसभा में अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए सीटों का देखो यहाँ क्या बता रहा है वो, लोकसभा किसमें 330, यहाँ क्या है, राज्य विधानसभा 332। ये ध्यान रखना है आपको, और ध्यान दीजिए 338 और 338 का, 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग और 338 का में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग, ठीक है। चलिए, 343 राज्य भाषा, 344 राजकीय भाषा, 350 का बहुत 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 इंपॉर्टेंट, ये पांचों आर्टिकल तो आपको कहीं ना कहीं देखने के लिए अवश्य मिल जाएंगे। 350 का राष्ट्रीय प्राथमिक स्तर पर मातृभाषा में शिक्षा, 352 राष्ट्रीय आपातकाल, 356 राष्ट्रपति शासन, 360 वित्तीय आपातकाल और 368 संविधान संशोधन। तो मेरे बच्चों, मैंने जितने भी इम्पोर्टेंट थे मेरे दोस्तों, वो सब मैंने आर्टिकल आपको करवा दिए हैं। मुझे नहीं लगता कि इसके अलावा एग्जाम में कुछ पूछेगा। आप इन आर्टिकल को 3 से 4 बार देख लीजिए या कॉपी पेन लेकर उतार लीजिए, ठीक है। आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, ठीक है। तो आप लगे रहिए, जोर शोर से स्टडी कीजिए, सिलेक्शन होगा, 100% होगा, ठीक। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।